नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त में। चार बड़ी खबरों का और इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं विशेष महत्वपूर्ण बड़ी खबरें और कौन सी आज वो खबरें रहेंगी। चलिए जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं, आपको बताते हैं आज की अहम खबरों के बारे में। तो खबर जो है बरेली में, सबसे पहले बीते दिनों हुए बवाल के बाद आज पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। इसके ऊपर नजर रहने वाली है, इसके ऊपर विश्लेषण रहेगा, आपको बताएंगे इसमें अपडेट क्या है, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ इसके बारे में जानकारी देंगे, जेएनयू के बारे में भी बताएंगे, जहां एक बार फिर से दशहरा पर जंग का मैदान बना हुआ वो नजर आ रहा है। आप देखिए, और इस खबर पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो पहली तस्वीर जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बरेली में हाई अलर्ट की तस्वीर है, इसके ऊपर नजर रहेगी हमारी। कैसे पूरा वहां पर प्रशासन जो है मुस्तैद है, कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। पिछली बार जो हुआ है उसी की तर्ज पर इस वक्त सुरक्षा को बेहद कड़ा कर दिया गया है। इस पर नजर तो हम बना के रखेंगे ही और साथ ही साथ हम जेएनयू वाली खबर पर भी नजर बना के रखेंगे, जहां पर दशहरे पर जंग का मैदान ये बन चुका है जेएनयू। इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। और फिर जो अगली खबर है उसमें चैतन्यानंद केस में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। क्या हुआ है यह भी हम आपको बताएंगे। लेडी ब्रिगेड की 3 महिला अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं बाबा को आज तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। बहुत बड़ी खबर होने वाली है, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपको अपडेटेड जानकारी देंगे। और फिर चौथी खबर जो है, बात उसमें पीओके की करेंगे, जहां पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा करके रखा हुआ है। वहां के लोग आजादी चाहते हैं और कैसे वहां विद्रोह की आग फैल गई है। इन तमाम चीजों पर नजरें रखने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहली और सबसे अहम खबर की। यूपी के बरेली में आज जुमे की नमाज हुई, लेकिन जुमे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस की निगरानी में हुई जुमे की नमाज। ये देखिए, पुलिस की निगरानी में प्रशासन मुस्तैद था, इंटरनेट बंद था, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही थी। कोई यहां पर रिस्क नहीं लिया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बरेली में आज जुमे को लेकर हाई अलर्ट। ये देखिए, ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही थी और यहां पर पुलिस बल ऑन ग्राउंड हालात का जायजा लेते हुए, स्थिति कैसी है, सब कुछ नियंत्रण में रहना चाहिए। बरेली किस कदर आपने पिछली बार देखा था, पिछले जुमे में किस कदर विरोध प्रदर्शन, लोगों का वो बवाल था, जहां पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। उसके बाद से ही अब जो है पुलिस फुल एक्शन मोड पर है। बरेली की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है। कोई भी अगर संदिग्ध दिखे तो तुरंत कार्रवाई की तैयारी पुलिस की यहां पर। जुमा है, बरेली में सख्त पहरा जो है पूरे जुमे को देखते हुए। आपको याद होगा किस कदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो छेड़ा गया था, उसमें खराबी आई थी। उसके बाद जो विरोध हुआ उसको लेकर जिस तरीके से बरेली में जो खबर सामने आई थी, जहां पर कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की की, उसके बाद लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा एहतियातन। उसी के मद्देनजर जुमे को देखते हुए बरेली में प्रशासन अलर्ट है। ये ड्रोन कैमरा आप देखिए, आसमान से नजर रखता हुआ ये ड्रोन कैमरा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें बरेली में आज 4 सुपर जोन कौन कौन से हैं जहां पर नजर रखी जा रही है, ये आपको हम बता दें। बरेली की अगर बात की जाए, जोन 1 की बात करें तो मलूकपुर से बिहारीपुर ढाल है, यहां पर ये ढाल है। जोन 1 की आपको बात करें, जोन 2 भी समझ लीजिए, इस्लामिया मैदान से कुतुब खाना, इस्लामिया मैदान से कुतुब खाना यहां पर भी नजर है। 4 जोन में इसको डिवाइड किया गया ताकि जो आपकी सिक्योरिटी हो, पुख्ता हो। आगे जोन 3 भी आगे, कोहाड़ा पीर से बांस मंडी तक भी, ये भी जोन 3 में आता है। जोन 3 पर यहां पर नजर है, बरेली काफी बड़ा है तो वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखनी है। तो कोहाड़ा पीर से बांस मंडी की आपको बात बताई। फिर जोन 4 में शादाना से ईंट पजाया, यहां पर भी 4 जोन में किस कदर इसको डिवाइड किया गया है। सुपर जोन है यहां। तो बरेली में कितनी फोर्स है यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कौन कौन यहां पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, आला अधिकारी कौन है। 4 एसपी यहां पर हैं, ये जान लीजिए। तो कितनी फोर्स है वो जान लीजिए। फिर आगे आते हैं 19 एएसपी मैदान पर, ग्राउंड पर सिचुएशन का
हालात का जायजा लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 29 सीओ वहां पर मौजूद हैं, ये भी आप समझ लीजिए कितनी फोर्स वहां पर तैनात है। 180 इंस्पेक्टर मौजूद हैं, ये तो आला अधिकारी हैं जो मॉनिटर करेंगे, और जवान कितने होंगे सोचिए, फोर्स कितनी होगी वो आप सोच लीजिए क्या कुछ होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल में आपको बताते हैं कि बरेली में आज सुबह से क्या क्या हुआ है, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। छतों पर पत्थरों की तलाशी ली गई, जरा सा भी इधर से उधर नहीं होने देंगे सिचुएशन को, यह पुलिस ने ठान लिया था। छतों पर देखिए पत्थर अगर रखे नहीं रखे, अगर हो तो उसका इस्तेमाल हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी निगरानी और कई टीमें निगरानी कर रही हैं, ये आप समझ लीजिए। बहुत सी टीम्स हैं ऑन ग्राउंड, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया 4 सुपर जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी, यानी आप इकट्ठा नहीं हो सकते, रिस्क कोई नहीं ले सकते यहां पर हम। तो पुलिस की तरफ से बिल्कुल ये मामला साफ था कि जरा सा भी कोताही नहीं बरतनी है, जरा सा भी रिस्क जो है हमें वो नहीं लेना है। अब ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, हालात कैसे हैं, इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए चलते हैं बरेली से हमारे संवाददाता के पास, अंबुज मिश्रा के पास। अंबुज, इस वक्त स्थिति क्या है और क्या तस्वीरें आपको वहां पर ऑन ग्राउंड देखने को मिली? अंबुज जी बिल्कुल, जहां जैसे कि आपने अभी कहा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो लगभग 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस समय बरेली में मौजूद हैं, और जो भी संवेदनशील एरिया हैं जहां बाहर के लोग पिछले शुक्रवार को आके इकट्ठे हुए थे, 4 जोनों में बांटते हुए बिल्कुल एक छावनी की तरह कर दिया गया है। जो भी मस्जिदें हैं उनके आसपास भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, और इसमें एक विशेषता ये देखने को मिली है कि करीब 800 महिला कमांडो की टोली भी आज मौजूद रही है, और वही वजह रही है जिससे नमाज सकुशल संपन्न हुई है। बिल्कुल, और जरा सा भी कोई ऐसी जगह से कोई छुटपुट ऐसी घटना सामने आई क्या, या फिर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अंबुज कंट्रोल में रहा है? देखिए, बात अगर करें कहीं से भी आज कोई सूचना नहीं आई है, क्योंकि ज्यादातर जो माहौल देखा जाता है वो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट था, और उन्होंने इंटरनेट पे जो है कल तक के लिए 3 बजे तक के लिए पाबंदी लगा रखी है। तो ऐसे में अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अंबुज, 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठे होने पर भी पाबंदी है, ऑन ग्राउंड बिल्कुल इस पर काम किया जाता हुआ आपको नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, आज देखने को ये मिला है कि जिन मस्जिदों में 1000 या 1500 नमाजी जाते थे, आज उनमें 100 से 150 की संख्या दिखाई दे रही थी। तो हम बात करें कि आज नमाज पढ़ने वाली भी करीब 10% ही लोग पहुंचे थे। सड़कों पर सन्नाटा दिख रहा था, और जिस टाइम नमाज थी उसी टाइम लोग घर से निकल के मस्जिद पहुंचे हैं, और समूह में ना होके एक एक करके मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए हैं। तो सारी तरफ है, हालांकि बाजार चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है बरेली में। तो सिचुएशन ऑन ग्राउंड अंबुज जिस तरीके से बताया जा रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, और मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से, जो मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से भी कोई हिदायत जो है नमाजियों के लिए ऐसा कुछ दिया गया कि आप भी शांति बरतें और कोई भी ऐसा ना हो, पीस कमेटी से बात, ऐसी कोई खबर भी आपके पास अंबुज? जी बिल्कुल, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साहबुद्दीन की बात करें तो वो लगातार जो है शांति की अपील करते नजर आए हैं। आज वो ग्राउंड में निकलकर शांति की अपील करते नजर आए, और चाहे अगर हम आला हजरत दरगाह से जो नासिर कुरैशी उनकी बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार शांति की पहल जो है वो की जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद अंबुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े, और अंबुज ने बताया वहां पर सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसी है। 4 जोन्स में बांटा गया है, तमाम आला अधिकारी ग्राउंड पर हैं, और पुलिस फोर्स बहुत बड़ी मात्रा में जो है वहां पर जवान वो तैनात किए गए थे। बड़ी संख्या में हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां पर मौजूद थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, लेकिन दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यह पर्व अच्छाई बुराई की सीख देने के बजाय हिंसा और टकराव का अखाड़ा बन गया। दशहरे पर रावण दहन के दौरान विश्वविद्यालय का माहौल अचानक बेकाबू हो गया। ये तस्वीरें आप देखेंगे, आप समझेंगे आखिर हो क्या रहा है। एबीवीपी और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। जूते चप्पल चले, धक्का मुक्की हुई, और पूरे कैंपस में तनाव का माहौल किस कदर बन गया है ये तस्वीरें बयान करती हैं। तो एक तरफ लेफ्ट के छात्र जूते चप्पल दिखाते हुए, और दूसरी तरफ आप एबीवीपी के छात्र देख सकते हैं हाथों में भगवा झंडा लेकर, और
नारे लगाते हुए। तो ये दो तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें आमने सामने की जो है, आप उसको देखिए। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, महत्वपूर्ण है। पुतले को लेकर बवाल हुआ है, पुतले में किसकी फोटो है इसको लेकर बवाल हुआ है, जिसका दहन किया गया है। लेफ्ट के छात्र जितने थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि पुतले पर किसकी फोटो लगा दी गई। शर्जील इमाम, उमर खालिद, इन लोगों की फोटो अगर लगाओगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, ये संदेश उनकी तरफ से। दूसरी तस्वीर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप वो देख सकते हैं। चप्पल और पत्थर फेंके गए। ये तीसरी तस्वीर में आप चप्पलों को बाकायदा देख सकते हैं हाथों में लहराते हुए। अब कल को कोई डिनाई कर देगा कि ऐसा नहीं हुआ तो नहीं कर सकता, अब वीडियो एविडेंस है हमारे पास, सभी के पास। लेफ्ट समर्थकों की नारेबाजी भी आप देखिए, वो भी तस्वीर वो उसमें भी देखिए लेफ्ट के छात्र भी आपको नजर आएंगे। अब देखिए विजयदशमी पर जेएनयू में बवाल हुआ, लेकिन खबर क्या है, खबर को अच्छे से समझिए, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। दरअसल रावण दहन के दौरान हंगामा हुआ है। यहां पर कौन आपस में भिड़ा है ये समझ लीजिए। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़े हैं। शर्जील खालिद की फोटो पर विवाद है, शर्जील इमाम, उमर खालिद की फोटो पर विवाद है कि भाई इनकी फोटो कैसे लगा दी आपने रावण पर। इसको लेकर वो गुस्से में आ गए और जूते चप्पल और पत्थर चल गए। अब दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई, यह भी आरोप है। यहां पर लेफ्ट के छात्रों पर पत्थरबाजी करने का आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, पत्थर चला दिए। अब शोभा यात्रा में शामिल छात्रों से बदसलूकी की खबर भी सामने आ रही है। दुर्गा प्रतिमा के अपमान का भी आरोप लगा है और लेफ्ट ने सनातन विरोधी नारेबाजी की है। आखिर ये लेफ्ट का माइंडसेट क्या है, क्या कुछ कर रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। छात्रों के साथ बदसलूकी कैसे कर ली जाती है। अब जेएनयू विवाद, आरोप क्या है ये भी आप समझ लीजिए। एबीवीपी समर्थक, वामपंथी छात्र आमने सामने, ये समझ लीजिए। दुर्गा प्रतिमा का अपमान ये हुआ है, ये उनके ऊपर है। शर्जील इमाम, उमर खालिद का अपमान ये वो कह रहे हैं। आतंक समर्थकों के द्वारा बवाल, ये आरोप एबीवीपी की तरफ से जो है वो लगाया गया। दंगों के आरोपियों को रावण बताया गया है, ये कहा जा रहा है। अब हिंदू विरोधी नारेबाजी की गई है, ये भी आप समझ लीजिए आरोप एबीवीपी का। कैंपस में नफरत फैलाने की कोशिश है, एबीवीपी कह रहा है कि यहां नफरत फैलाई जा रही है। पथराव, मारपीट, हमला, धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल, सब कुछ है जेएनयू में जो इस वक्त हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। चलिए इसी पर और जानकारी लेने के लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, जेएनयू है, यहां लोग पढ़ने जाते हैं या इस तरीके से राजनीति करने जाते हैं जहां पर जूते चप्पल पत्थर नजर आ रहे हैं, रावण का पुतला दहन हो रहा है, उसमें किसकी फोटो लगी है इसको लेकर आपत्ति है, क्या स्थिति है? आपने जो कवर किया, आपने देखा, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन? देखिए, बिल्कुल जो ये बवाल था, ये दुर्गा पूजा के विसर्जन का समय था और जितने एबीवीपी के छात्र हैं उनका ये कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा हम निकाल रहे थे, लेकिन ऐसे में जो लेफ्टिस्ट है, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं, उन लोगों ने, हमने बराक छात्रावास पे प्रोग्राम रखा था और उन्होंने जानबूझकर इसको साबरमती पे शिफ्ट किया ताकि शोभा यात्रा पे हंगामा किया जा सके। और उन्होंने हमारी आस्था के केंद्र की तरफ चप्पलें दिखाई, डंडे फेंके, जूते फेंके, पत्थर फेंके, जिससे कई जो लड़कियां थी उनको चोट लगी है और दर्द हुआ है उनको, और बहुत इस तरह की स्थिति बन गई थी कि उन्होंने आस्था के केंद्र पे जो आघात किया वो बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, वैसे शिवम अगर कहा जाए तो जेएनयू में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। एक तरफ जहां लेफ्टिस्ट होते हैं वो जो ये काम करने नहीं देते, लेकिन इस तरफ तो राइट पैनल है यानी कि एबीवीपी है, वो इस तरह की शोभा यात्राएं निकालते हैं। तो इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि लेफ्टिस्टों को एकदम राइटिस्टों ने सामने का रास्ता दिखा दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी आपको बख्शेंगे नहीं। जिस तरीके से एबीवीपी के छात्रों ने कहा है कि अब जो शोभा यात्राएं निकाली गई हैं उसके वीडियो बने हैं, अब हम इसकी शिकायत अपने जितने भी प्रॉक्टर हैं उनके पास करेंगे और साथ ही एक कॉपी दिल्ली पुलिस को भी भेजेंगे। और इसी में कुछ महिलाओं को जो चोट आई है, नारी शक्ति सम्मान यात्रा निकाली जाएगी आज रात 9 बजे गंगा ढाबा पे बराक छात्रावास से लेकर के। तो ये मामला अब यहीं थमने वाला नहीं है, इस मामले को और भी आगे ले जाने की पूरी बड़ी बात आपने बोली है, नारी सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, यानी कि अब कुछ और दोबारा विवाद हो सकता है इसमें, उसमें कुछ ना हो जाए, मुझे तो ये डर है। बिल्कुल, आज उसका भी विरोध हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज रात 9 बजे। जी यानी अब उसका भी विरोध हो सकता है, उसमें भी कोई पॉलिटिक्स। हाँ, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए दृष्टि, प्लीज बोलिए।
जी बिल्कुल, देखिए जो भी हुआ जेएनयू में बवाल मूर्ति विसर्जन को लेकर के, तो उसी तरीके से लेफ्टिस्टों ने लगातार उन पर हमले किए और इस तरह की अपनी विचारधाराओं के उलट उन्होंने काम किया, तो जिसको देखते हुए कई महिलाओं को चोट आई है, उन पर जो चप्पल फेंके, पत्थर फेंके, डंडे फेंके, तो उसको देखते हुए नारी सम्मान यात्रा आज रात 9 बजे बराक छात्रावासी गंगा ढाबा तक निकाली जाएगी। तो इसमें यह है कि इस जो आगे आने वाला समय है आज रात 9 बजे, इसमें भी कुछ अनहोनी होने की संभावना है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां लेफ्ट विंग है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हालांकि एबीवीपी के कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि महिषासुर जय के नारे भी उन्होंने लगाए, जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से सनातन धर्म के विरोधी हैं। तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू में पढ़ाई होनी चाहिए, लाकि लेफ्टिस्टों की एक भी नहीं चलेगी। तो इस चीजों को देखते हुए जो भी कल एक हिंसा का एक माहौल जो चला, उसमें सबके पास वीडियोस हैं, उन वीडियोस को खंगाला जाए, दिल्ली पुलिस देखे और प्रॉक्टर उसको देखें और फिर तय करें कि जिन छात्रों ने हंगामा किया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी शिवम। बिल्कुल, यानी लीगली अभी ये मैटर आगे जाने वाला है। दृष्टि, अगर आपने जिस तरीके से कहा पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन जो शुरुआती हमने प्रतिक्रिया सुनी वो कह रहे हैं सबसे पहले हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यानी फैकल्टी यानी प्रॉक्टर को पहले बताएंगे, उसके बाद ही स्टेप लिया जाएगा, या ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है ऐसा कुछ? जी नहीं, उन्होंने यही कहा है क्योंकि हम छात्र हैं और ये छात्र के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही इस तरह कर की शोभा यात्रा पे पथराव किए हैं, तो पहले हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने जितने भी सीनियर्स हैं, जो प्रॉक्टर्स हैं, उन तक हम पहुंचाएंगे, अपनी जो भी ये कंप्लेन है वो दर्ज करेंगे, लेकिन इसकी एक कॉपी हम दिल्ली पुलिस को भी भेजेंगे, उन्होंने ये कहा है। अभी कंप्लेन करने की बात नहीं कही है। इसी के एवज में आज नारी शक्ति सम्मान यात्रा आज रात 9 बजे निकाली जाएगी। तो देखिए ये बवाल आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज रात को जो 9 बजे ये लोग बराक छात्रावासी गंगा ढाबा तक एक नारी शक्ति सम्मान यात्रा निकालेंगे, उसमें अगर ऐसा कुछ अशोभनीय होता है तो फिर ये मामला और अधिक तूल पकड़ सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है दृष्टि, ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जो फोटो लगाई गई थी वो फोटो को लेकर भी विवाद था मुख्य तौर पर। क्या टर्निंग पॉइंट वो रावण के दहन को लेकर हुआ था, शर्जील इमाम, उमर खालिद इनकी तस्वीरों को लेकर? क्या ऐसी जो एंटी इंडिया जो नारेबाजी का आरोप लगता है कभी कभी लेफ्ट विंग जो छात्र होते हैं उनके ऊपर, क्या ऐसी नारेबाजी की भी खबर जो है सामने आई? एबीवीपी ये भी आरोप लगा रहा है। देखिए बिल्कुल, जेएनयू से अक्सर आपने देखा होगा जितने भी छात्र विरोधी जो बातें, जितनी भी सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी जो ताकतें होती हैं, वो सब जेएनयू से उस तरीके की बातें होती हैं। पाकिस्तान में अगर कहते हैं बारिश होती है तो यहाँ पर छाते लेके खड़े हो जाते हैं। महिषासुर जिंदाबाद के नारे बताइए कौन लगाता है? तो इसी तरीके से आज जिस तरह अफजल गुरु और शाहिर इमाम की जिस तरीके से रावण के दशानन के 10 सिरों में फोटो लगाई गई, उसको देखते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन था। और एबीवीपी के छात्रों का ये कहना था कि जो लेफ्टिस्ट थे उन्होंने जानबूझ के हमारी शोभा यात्रा को साबरमती पे शिफ्ट कराया और ताकि वहां पे हंगामा किया जा सके। जब इनकी शोभा यात्रा निकल रही थी, इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि लगातार तेज आवाज में डीजे बजाए ताकि हम लोग उससे अपना ध्यान भटका सके। तो उनका कहना था कि ये सोची समझी एक साजिश थी जो उन लोगों ने की, हमारी आस्था के केंद्र पे की। इस तरीके से जो बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब इस तरह की चीजें आगे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि, पूरी जानकारी को हमारे साथ दृष्टि गुप्ता ने साझा किया, बताया ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। लेकिन ऐसी बयानबाजी, ये रावण के दहन को लेकर विरोध, लेकिन आप ये समझिए शर्जील इमाम जैसे लोगों पर, उमर खालिद जैसे लोगों पर आरोप किया। शर्जील इमाम ने चिकन नेक को अलग कर देने की बात कही थी, असम को अलग कर देने की बात कही थी, उसका अगर उसकी फोटो लगाकर दहन कर दिया गया तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और लेफ्ट विंग उससे इतने जुड़ाव क्यों महसूस करता है जो एंटी इंडिया नैरेटिव को प्रमोट करता है? ये आरोप है। दूसरा मुद्दा ये है कि आखिर इसकी फोटो लगाने की आवश्यकता ही क्यों थी रावण दहन पर? तो दोनों संगठनों पर, एबीवीपी पर भी और लेफ्ट विंग जो छात्र हैं, ग्रुप्स हैं, उन दोनों के ऊपर आरोप लगता है इस पूरे पर्व को इसके राजनीतिकरण करने का। दूसरा, लेकिन लेफ्ट की तरफ से जिस तरीके से जूते, चप्पल, पत्थर और जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन पर हमला करना, ये भी बहुत संगीन आरोप है कि आखिर ये कैसे गया कि और रात को 9 बजे एक यात्रा भी, महिला सम्मान की यात्रा जो है वो भी निकाली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मामला चैतन्यानंद का है, जो भगवा पहनकर धोखा देता था लोगों को और बच्चियों के साथ क्या वो करता था। चैतन्यानंद को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो चैतन्यानंद पर जो आरोप हैं, स्कूल की जो आप समझ लीजिए इंस्टीट्यूट की जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उसने जो अभद्रता करी है, अश्लीलता करी है, उसके जो चैट्स हैं वो भी हमने आपको दिखाए। यहां पर बच्चियों के साथ इसने क्या कुछ किया, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया।
चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए शिवम, आज जो है वो चैतन्यानंद की 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो खत्म हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 20 मिनट पहले, चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और यहां पर उन तमाम बातों को रखा जो 5 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान चैतन्यानंद से जो है पुलिस ने बरामद किया। आज पुलिस ने कोर्ट से चैतन्यानंद की और पुलिस कस्टडी की डिमांड नहीं की है, जिसके बाद जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने 3 एप्लीकेशन मूव की हैं कोर्ट में, जिसमें से पहली एप्लीकेशन में फ्रूट्स की बात कही गई है, दवाइयों की बात की गई है, दूसरे में धार्मिक किताबें और जो भगवा वस्त्र की बात की गई है और तीसरी एप्लीकेशन में केस सीजर की बात की गई है, जिसमें ये तीनों एप्लीकेशन इस समय मूव की गई हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस ने और कस्टडी की डिमांड नहीं की है, इसीलिए चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, लेकिन अभी जो है वो ऑर्डर लिखा जा रहा है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की होती है, लेकिन जब एक बार ऑर्डर सामने आ जाएगा तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कितने दिनों की जुडिशियल कस्टडी में चैतन्यानंद को भेजा गया। लेकिन बहुत मुमकिन है 14 दिन की ही पुलिस माफ कीजिएगा जुडिशियल कस्टडी में चैतन्यानंद को भेज दिया। अब चैतन्यानंद सीधा पटियाला हाउस कोर्ट से तिहाड़ जेल जाएंगे। बिल्कुल, आगे की कार्रवाई, अब तक की कार्रवाई के बारे में भी रजनीश आप बताते हुए चलिए कि जो सबूत इकट्ठा किए गए थे वो कितने पुख्ता थे और आगे की जो जांच पड़ताल होगी या जो केस है अब कितना मजबूत हो चुका है पहले के मुकाबले। देखिए शिवम, दिल्ली पुलिस का केस बहुत मजबूत हो चुका है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई थी मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़, यौन शोषण की जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने लगभग 90% जो सबूत हैं वो इकट्ठा कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की पुलिस कस्टडी इसलिए नहीं मांगी है क्योंकि मैक्सिमम वो 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांग सकती है कोर्ट से। चैतन्यानंद की 5 दिन की कस्टडी ऑलरेडी वो ले चुकी है, 9 दिन की पुलिस कस्टडी अभी और दिल्ली पुलिस ले सकती है। चैतन्यानंद की बात की जाए तो 3 एफआईआर जो है वो उसके खिलाफ है। पहली एफआईआर में यौन शोषण और जो छेड़छाड़ का मामला था वो, जिसमें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में ऑलरेडी वो जा चुका है। दूसरी जो एफआईआर है वो जो मठ के जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स थे, जो पैसा था उसमें हेरफेर की एफआईआर दर्ज की गई है। और तीसरी जो एफआईआर है वो जो चैतन्यानंद जो वॉल्वो गाड़ी लाल रंग की यूज करता था, जिसपे यूएन नंबर के नंबर प्लेट लगाता था, जो फर्जी थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और तीसरी एफआईआर दर्ज किया। तो पहली एफआईआर में अभी 5 दिन की पुलिस बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था। एक बार हम वो लॉयर की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं, एक बार आप वकील ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। फर्दर कस्टडी की जरूरत नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, अब इनको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाए और उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी है कि इनको जुडिशियल कस्टडी भेज। उनकी पूरी होगी तभी तो उन्होंने जुडिशियल कस्टडी मांगी है, नहीं तो वो एक्सटेंशन मांगते। तो पुलिस ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई नहीं, ये सारे के सारे आरोप सिर्फ ट्रस्ट को हड़पने के लिए चल रहे हैं और जो कंप्लेनेंट है इस केस में पीछे से जो चल रहा है वो सिर्फ ट्रस्ट के लिए चल रहा है कि किस तरह से ट्रस्ट पे कब्जा किया जाए, उसके लिए ये सारे झूठे केस बनाए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। पीओके में सेना के जुल्म को लेकर गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में हुई फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने गुस्से को दबाने के लिए पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया है, जिसका असर इस्लामाबाद में देखने को मिला। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में उस समय खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली जब पाकिस्तान पुलिस ने न सिर्फ पत्रकारों को कवरेज से रोका बल्कि प्रेस क्लब के अंदर घुसकर उन पर लाठी चार्ज भी कर दिया। इस दौरान पीओके से आए कई नागरिक कार्यकर्ता भी घायल हो गए। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में पुलिस को प्रेस क्लब के अंदर तोड़फोड़ और पत्रकारों पर हमला करते साफ देखा जा सकता है। इस कार्रवाई का मकसद पत्रकारों को चुप कराना और पीओके की आवाज को दबाना बताया जा रहा है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, पत्रकारों पर हमला, प्रेस क्लब के अंदर घुसकर पुलिस ताबड़तोड़ वहां पर लाठियां जो है चला रही है, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। ऐसे तो पाकिस्तान का वैसे ही बेड़ा गर्क है, लेकिन अगर पत्रकारों को भी दबा दिया जाएगा, बचेगा क्या रमन वहां पर?
बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा कि पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक इस समय पाकिस्तान सरकार की दमनकारी नीति जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से लाठी का, डंडे का, गोली का इस्तेमाल जो है वो पीओके के अंदर निर्दोष निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर किया जा रहा है, उसी तरीके से जो उन पीओके के लोगों की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पत्रकार बिरादरी के लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर इकट्ठे हुए थे, वहां पर भी किस तरीके से लाठीचार्ज उन पर हुआ है, डंडों से उनकी पिटाई की गई है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि जब कसाब पकड़ा गया था तब भी वहां के पत्रकारों ने उस बात को उजागर करने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से कसाब जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला था। उस समय भी वहां पर पत्रकारों के जो पेन है उनको बंद करवा दिए गए थे, उनके कैमरों को बंद करवा दिया गया था, उनके जिस इलाके में कसाब रहता था उस जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। तो वही सिलसिला जो है वो आज भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम पीओके की बात करें तो पीओके का कोटली से लेकर मुजफ्फराबाद तक लगातार हिंसक प्रदर्शन जो है इस समय चल रहा है। हालांकि ये प्रदर्शन अपनी 38 मांगों को लेकर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से शुरुआत हुई थी, लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की तरफ से सीधे फायरिंग कर निहत्थे निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद ये प्रदर्शन पूरी तरीके से हिंसक हो गया और एक लॉन्ग मार्च का भी आह्वान जो है वो पीओके के प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया था, जो पीओके के अलग अलग इलाकों से होते हुए पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के लाल चौक पर जाकर खत्म होना था। उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पत्रकारों को ज्यादा दिन तक दबा के नहीं रखेंगे और देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, फिर सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म ना किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रमन सैनी, लगातार हमें अंतर्राष्ट्रीय जगत की और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देते हैं और उन्होंने बताया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पत्रकारों पर कैसे जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, पीओके में भी और पत्रकारों पर भी, वो भी इस्लामाबाद में।